नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती आज बापू को याद करने का ही दिन नहीं है। आज बापू के रास्ते पर चलने का दिन है। आज शास्त्री जी की भी जयंती है। आज शास्त्री जी के रास्ते पर चल के ईमानदारी की बातें सिर्फ नहीं करना कि मंच से कहो सबसे करब और उसके बाद उसी कहो आप देर कर दिए दादा हमारे साथ आने में। वो वाली ईमानदारी नहीं, शास्त्री जी वाली ईमानदारी याद करने और उस रास्ते पे चलने की शपथ लेने का दिन है। लेकिन आज भी हमारे देश में जो पॉमेरियंस हैं, वो झूठ फैलाने में या गुमराह करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी 2 अक्टूबर पर राजघाट नहीं पहुंचे, इसकी चर्चा हो रही। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं आए, इसकी चर्चा हो रही है। अब इस खबर को अगर इसी भाषा में लिखकर कहाँ है चर्चा हो रही है, तो इस देश में एक जो आम जन है वो क्या सोचेगा कि लगता है कि ये राहुल खड़गे ये सब गांधी विरोधी हो गए। खड़गे साहब को पेसमेकर लगना है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत गंभीर हो गई थी। और राहुल गांधी इस देश में नहीं है, वो विदेश में वो काम कर रहे हैं जो मोदी और जयशंकर दोनों मिलकर नहीं कर पाए। राहुल विदेश में जहां पर हैं वहीं पर गांधी जी की प्रतिमा पर, क्योंकि गांधी जी तो पूरी दुनिया में व्याप्त है। पूरी दुनिया में आप जहां जाएंगे दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहां गांधी जी नहीं विराजमान हो, उनकी प्रतिमा न स्थापित। तो वहीं पर माल्यार्पण करके उन्होंने गांधी जी को पूज लिया। लेकिन खबर उससे अलग है। जब ये खबरें दबाई जा रही है, गुमराह की जा रही है, राहुल कर क्या रहे हैं? राहुल खीखी खीखी नहीं कर रहे हैं कि नेता सामने वाला कुछ भी फ्रेंच में, स्पेनिश में, मंडेरियन में कुछ भी बोल रहा हो और सामने से नहीं समझ रहे, बस खाली खी 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 खी। वो मनोज तिवारी उन्हीं के सांसद है, उनका गाना एक है, क्या खीस दे दिली हंस देली करके कुछ है भोजपुरी का गाना। तो वैसे ही खी 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 कर दो। वो हगलो मैसी आजकल एक है। जाओ किसी का आदमी कई बार हाथ आता है विजुअल के हाथ से धक्के मार रहा है, गले पड़ जाओ, दबा लो गले, एकदम पड़ जाओ उसे झूमने लोगो। वो सब राहुल नहीं कर रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पर देख देख के पढ़ो, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाए तो अकर बकर सकर पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। वो सब नहीं कर रहे। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना खिखियाए हुए, बिना गले पड़े हुए भारत की स्थिति, भारत में डेमोक्रेसी, भारत के विकास का फ्यूचर प्लान, विजन कि कैसे भारत प्रोडक्शन में, कैसे डेवलपमेंट में, कहां रास्ता है भारत के लिए, उस पर उस विषय के जानकार लोगों से बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं, स्कॉलर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्कॉलर के साथ चर्चा करने के लिए पहले स्कॉलर जानना जरूरी है ना। सिर्फ कॉलर ऊपर करने वाला स्कॉलर से नहीं बतिया पाता है, उसके लिए स्कॉलर समझना पड़ता है। लाइए तो जरा राहुल गांधी कहाँ है, उनकी खोज खबर ली जाए। भाव को लाइए चर्चा में फटाफट। स्वागत है भाव। जरा कॉलर स्कॉलर का फर्क आज समझाना है। तो जरा पहले खबर दिखा देते हैं, चल क्या रहा है देश में, क्या चल रहा है। ये सबसे शर्मनाक तो ये है, गांधी जयंती न्यूज, ये अंबानी चैनल है। राहुल गांधी बापू को नमन करने राजघाट क्यों नहीं गए, आखिर कहां है वह। अब ये हेडलाइन बना लिया, नीचे तो आखिर बताया जाकर के नीचे, लेकिन चर्चा है सोशल मीडिया पर, लोग तलाश रहे हैं, ऐसी ऐसी पूरी भूमिका है इस खबर। अब हम गांधी जयंती पे कहाँ हैं, गांधी जी को याद किया कि नहीं किया ये देख लीजिए आप। गांधी जी को याद ही नहीं किया है, सिखाया भी है कि नफरत के सामने शांति, भाईचारे, सच्चाई और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रेरणा देते रहेंगे। यही लाइन, वो नफरत के सामने शांति, भाईचारा, सच्चाई, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये हटा दीजिए। ये उन्होंने दरअसल देश में नहीं है, 4 देशों की यात्रा पर गए और इस बार और क्यों लापता है। इस बार इसलिए लापता हैं क्योंकि इससे पहले जाते थे तो राहुल चले जाते थे, उनको लगता था क्या इस बारे में कोई छपास दिखास क्या बताना, चल दो।
तो उनका स्कूटी पर फोटो लेके आते थे, और कुछ तो मिलेगा नहीं, स्कूटी पर चलने वाला आदमी विदेश में जाके स्कूटी खुद चला जा रहा है कहीं भी, तो वो फोटो लेके आते थे। फिर आईटी सेल में उस फोटो के साथ उसको पूरा और बेहतर किया जाता था, और फिर शुरू होता था, ये राहुल गांधी कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। इस बार जाते जाते बता दिए कि 4 देशों में जा रहा हूँ और किससे किससे मुलाकात का प्रोग्राम है, सब बता दिया उन्होंने। पवन खेड़ा ने बकायदे सब ट्वीट कर दिया। तो अब देश, मैंने अभी भाऊ मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी लेटेस्ट न्यूज मैंने सर्च की, हिंदी में भी राहुल गांधी डाला, फिर सोचा हो सकता है अंग्रेजी में डालें, अंग्रेजी वालों ने छापा हो। राहुल गांधी न्यूज, राहुल गांधी फॉरेन टूर, सब डाला। राहुल गांधी कोलंबिया में या ब्राजील में, जिन देशों में जा रहे हैं, वहां पर किससे मिल रहे, क्या बातचीत कर रहे हैं, इस देश का एलओपी कोई खबर नहीं है। ब्लैकआउट जैसे कहते हैं कि बहिष्कार कर देना, राहुल गांधी का बहिष्कार कर रखा है। लेकिन क्लिप आ गई है, जरा क्लिप दो है, अंग्रेजी में है दोनों, तो वो आप थोड़ा बेहतर उसको लोगों को समझा भी देंगे आगे, लेकिन पहले दोनों सुनवा देते हैं। लाइए भैया, क्लिप एक एक करके सुनवा। Besides the countries already mentioned, what countries do you think that have the potential to become regional or even global powers in the next coming decades, Mr. Gandhi? Countries that understand their regional balance well, and countries that connect regionally well and become useful nodes in the region will do well, right? So for that, you have to have an understanding of what is around you. You have to have a flexible perspective. There are countries that you can already see they are beginning to transform themselves. I mean, it's visible, right? Certain small countries might do well as well. Right? Singapore is a very flexible country. It manages quite well. You can see that, for example, of course, India has a huge opportunity in its region. China will do well. Country like Turkey, you can see is expanding its power. So there are certainly countries. Brazil is another example that is doing well. South Africa is doing well. So there are these countries that understand how to connect globally and regionally. And I think that's powerful. And on the electric front, of course, it's true that circular motion, electric motion has been going on for a long time. But it's now reaching a critical level, critical mass. ये रीजनल बैलेंस और रीजनल एक्सप्रेशन, ये दोनों बहुत समझने वाली बात है। और जब भारत की भी चर्चा होगी, तो जरा जब रीजनल बैलेंस की बात होगी, तो हम देखेंगे रीजनल बैलेंस, क्षेत्रीय संतुलन। और क्षेत्रीय संतुलन में भारत के जब क्षेत्र की बात होगी, तो क्षेत्रीय संतुलन में भारत के लिए मालदीव, श्रीलंका, बर्मा मतलब म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, सब क्षेत्रीय संतुलन में अभी चर्चा होगी कि कितना बढ़िया हमारा क्षेत्रीय संतुलन है। वो होना चाहिए, ग्लोबल पावर बनना है तो। नेक्स्ट, अगला। How to deal with polarization, how leaders as you can introduce a new view in the world in which polarization maybe is not the right way. I mean, from our perspective, I can only talk about what we are seeing in India. Large country like India is struggling, even though we have good economic growth, we are struggling to create jobs for our people. And the reason we are struggling to create jobs for our people is because we are not actually producing, we are not manufacturing. We are a service-based economy, and large countries require a manufacturing base, require the act of production to employ its people. So for us, having a world where China produces everything means that we struggle to employ our people. So for us, fundamentally important thing is to start production and start to compete with China on producing material goods. That is central. A country like India simply cannot manage if it doesn't do that.
most of the people, for example, who are creating the polarization in the United States with Mr. Trump are people who have lost their manufacturing jobs, right? It's the collapse of US manufacturing that has left a huge number of people in the United States and in India and in Europe without jobs. And that's a volatile cocktail, right? So I think what's really important is China has demonstrated to the world how you do production in a non-democratic environment. We cannot do that. We are a democratic environment. We have to have a democratic structure. So for us, what's interesting is, can we develop a model of production, a model of manufacturing that is competitive with China, but in a democratic environment? And that's where a lot of the conversation between countries like the United States and India ये बहुत, हम दूसरे सवाल से ही शुरू करेंगे चर्चा, कि बड़ा महत्वपूर्ण था कि रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है और इंडियन इकोनॉमी। कभी ये गंभीर चर्चा कभी आपने सुने नहीं होगा मोदी जी को करते हुए, उनसे सिवाय कभी हल्की बातें करवा लीजिए। उन्होंने क्या आशिष कहा, जी क्या हमारी हुआ, इकोनॉमी बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ही नहीं है इकोनॉमी। हाँ शुरुआत में हाँ मैं बाबू। जाता हूँ शुरुआत में मैं जाता हूँ आशिष जी। हाँ, क्या हुआ, पहली बार राहुल गांधी गए तो उनका एक प्रोग्राम बाहर आ गया, 4 हाँ, देशों में जाएंगे, वहां जाके किन किन से बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे। तो कई लोग बेरोजगार हो गए, हमने कहा ना, कई लोग बेरोजगार हो गए, कई मायूस हो गए, अरे इसको बदनाम करने का चांस चला गया, लोगों को मूर्ख बनाने का चांस चला गया। अब क्या हो गया, आज गांधी जयंती के दिन उन्होंने एक गेंद डाल के देख दी, बताओ राहुल गांधी आए नहीं। अरे मूर्खो, हाँ, जो आदमी देश में नहीं होगा तो वो कहां होगा। कई बार पार्लियामेंट का सदन होता है, प्रधानमंत्री नहीं रहते, क्योंकि वो तो अक्सर प्रधानमंत्री देख। विदेश यात्रा पे है, वो विदेश यात्रा पे है। तो आदमी सिर्फ नरेंद्र मोदी ही 4 जगह एट अ टाइम रह सकते हैं। अविनाशी है, डायरेक्ट ऊपर से पैदा हुए हैं, तो उनमें वो कला होगी कि एक ही टाइम सब। और एक बार तो उन्होंने चुनाव जो लड़े थे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने वो प्रयोग भी किया था, एक ही जगह खड़े खड़े होंगे और 25 शहरों में दिखेंगे, वो सैटेलाइट द्वारा इमेज से भाषण कर रहे थे। वो भी एक बहुत बड़ा एक गेम, मतलब प्लान उन्होंने किया था। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे है, सबको पता है, इसलिए वो राजघाट नहीं गए, लेकिन जहां गए वहां गांधी को भूले नहीं, वहां गांधी को उन्होंने ये किया। और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाने की जरूरत नहीं, हाँ, महात्मा गांधी को याद करने के लिए महात्मा गांधी के स्टैचू या पुतले पे भी जाने की जरूरत नहीं। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी की जो शिक्षा है, उसको मात्र 1% भी अपने अपने जीवन में उतार दिया तो समझ लीजिए गांधी जी के प्रति आपने अपना काम पूरा किया। पूजा गोडसे की करते हो, समाधि पे गांधी जी के जाते हो और कहते हो कि गांधी जी के प्रति आदर है। दूसरी बात, खड़गे जी, अरे खड़गे जी हॉस्पिटल में एडमिट है, सबको पता है। अब खड़गे जी को वो नौटंकी नहीं आती कि व्हील चेयर में आके गांधी जी के प्रति समर्पित वो ये कर देना, ताकि लोगों को लगे कि ओ गांधी जी को बहुत मानते हैं। वो गांधीयन आदमी है, गांधी के फिलॉसफी पे रहने वाले लोग हैं, वृद्ध है, उम्र क्या हुई है इस उम्र में। वैसे तो फिर बेचारे हमारे आदरणीय आडवाणी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहते थे, हाँ, उनको तो नहीं जाने दिया आपने। जिस आदमी के भरोसे आपने राम जन्मभूमि की पूरी दुकान चलाई, उनको नहीं जाने दिया, छोड़ दीजिए। इसलिए ये इन्होंने एक चांस लिया 1.5 रुपया कमाने का, देखिए दशहरे का दिन है, शाम को कुछ गोलगप्पे के पैसे हो जाएंगे, तो उन्होंने वो काम किया, लेकिन वो फेल हो गया। राहुल गांधी की एक ट्वीट ने बता दिया कि वो जहां भी हो गांधी के प्रति समर्पित है। अब आते हैं उनके वक्तव्य पे, जो उन्होंने कहा कि बड़े देश बड़े क्यों हुए। आशिष जी, बढ़ती हुई लोक संख्या को लेके रोजगार ये हमेशा एक बड़ा सवाल है, जो हमेशा सरकारों में प्रायोरिटी में होना चाहिए। ये दुर्भाग्य इस देश का कि सत्ता में आए रोजगार को प्रायोरिटी बता के, और प्रायोरिटी हो गए मंदिर, प्रायोरिटी हो गई कुंभ, प्रायोरिटी हो गया कांवड़ यात्रा, तो आपकी प्रायोरिटी रह गई। और
सरकार झूठ आंकड़े देती है। सरकार खेत में काम करने वालों को भी बोलती है कि रोजगार मिल गया। यदि सरकार इतना रोजगार दे रही है तो फिर मनरेगा की जरूरत ही नहीं इस देश में। मनरेगा के आंकड़े जब बढ़ते हैं, मनरेगा में काम करने वाले, तो समझ लेना इस देश में बेरोजगारी जबरदस्त है। और अभी अमेरिका के टेरिफ वॉर के बाद तो बेरोजगारी का आलम मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। अकेले भदोई में 13 से 15 लाख लोग बेरोजगार हैं। 20 से 23 लाख लोग डायमंड इंडस्ट्री में बेरोजगार हो गए हैं। बाकी इंडस्ट्री का तो मैं आंकड़ा दे ही नहीं रहा हूं आपको। राहुल गांधी ने कहा कि आपके यहां प्रोडक्शन होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आशीष, प्रोडक्शन होगा तो रोजगार होगा, और रोजगार होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगी। आदमी का पैसे का सेलिंग पावर, बाइंग पावर कब बढ़ता है आदमी का? आप घर पे बैठे हैं, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे दूं तो फिर तुरंत आपको लगता है कि अच्छी घड़ी भी ले लूं, एक गाड़ी भी ले लूं अच्छी। लेकिन आपके पास 5 रुपए भी नहीं हो तो शाम को क्या खाऊं इसकी जिसको चिंता है, वो मार्केट में खरीदने नहीं जाता, वो फिर मार्केट में लूटने जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो आपके हाथ में पैसा आ जाए, पैसा सरकारी योजनाओं से नहीं चलता। सरकार आपके अकाउंट में पैसा डाले, इससे क्रय शक्ति नहीं बढ़ती। आपकी क्रय शक्ति बढ़ती है जो पूरे इकोनॉमी को पहिया घुमाती है, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था का, वो है आपका रेगुलर परचेस पावर बढ़ना। उसके लिए आपको तनख्वाह होनी चाहिए, उसके लिए आपको नौकरी होनी चाहिए। नौकरियां कब आएगी? नौकरियां जब आएगी तब इस देश में औद्योगिक क्रांति होगी, खूब उद्योग लगेंगे तो नौकरियां होगी। अब हमारे यहाँ उद्योग लग नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे हैं? कारण क्या है? कई कारण है उसमें। हमारे यहाँ राजनीति इतनी हावी है कि एक ही उद्योगपतियों के ऊपर सब कुछ न्यौछावर है। बाकी उद्योगपतियों को बाप बाप करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा रोजगार देता है एमएसएमई, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई है तो एमएसएमई है। सबसे ज्यादा 1000 एकड़ चाहिए अडानी को तो 2 मिनट में मिल जाएगी। लेकिन आपको एक फैक्ट्री लगानी हो और आपको यदि जमीन चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में, तो आपको 4-4 साल तक पैर रगड़ने पड़ते हैं, चप्पलें आपकी खराब बदलनी पड़ती है, और कई रिश्वत देने के बाद भी आपको प्लॉट मिलता नहीं, क्योंकि सरकार उदासीन है। बार बार अब जितना वाइब्रेंट गुजरात में जितने एग्रीमेंट साइन हुए, उतने से 1% भी गुजरात में लगते तो आज भारत में पूरा अकेला गुजरात ही पूरे भारत को एम्प्लॉयमेंट दे देता। लेकिन ये सरकार इवेंट जीवी है। इनको वाइब्रेंट गुजरात का इवेंट चाहिए। इवेंट किस लिए? उद्योग लगाने के लिए। उद्योग लगते हैं क्या? नहीं। यदि वाइब्रेंट गुजरात में ही उद्योग लगते तो फिर महाराष्ट्र से उद्योग भगा के लेके जाने नहीं पड़ते गुजरात। तो हमारे यहाँ बातें बहुत होती है। हमारे बाहर का निवेशक क्यों आएगा हमारे देश में, मुझे बताइए। सब कुछ अडानी और अंबानी के लिए ही है, तो बाहर का निवेशक क्यों आएगा? बाहर का निवेशक नहीं है क्योंकि आपके यहाँ स्टेबल इकोनॉमी नहीं है। आपके यहाँ बाहर के निवेशक भी समझते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र कैसा चल रहा है। यदि ये प्रजातंत्र के नाम पे यदि मत चोरी से लोग सत्ता में बैठे हैं तो निवेशक डरता है। निवेशक को शांति चाहिए। आपके यहाँ जनरेशन जेड के लगातार आंदोलन होते रहते हैं। आपके यहाँ जो अनरेस्ट है वो किस लिए है? वो अनरेस्ट इसलिए है कि आपके यहाँ बेरोजगारी है। आप जमीन लेते हैं तो उसके लिए किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, तो किसान आंदोलित हो जाते हैं, तो उद्योग जहां लगता है वो गड़बड़ हो जाता है मामला। ऐसे कई कारण है कि हमारे देश में हमको देखना होगा। हमें सिर्फ गुजरात का नहीं, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भले ही गुजरात में जन्मे हो लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें पूरे देश को देखना होगा। इन्होंने नया सिस्टम चालू कर दिया। इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, 10-10 हजार रुपए अकाउंट में जमा कर दो, लाडली बहना के हाथ में पैसा दे दो, जीएसटी टैक्स कम कर दो, पहले बढ़ा दो, पहले बढ़ा के 8 साल डकैती करो लोगों के पॉकेट पे, फिर उनको बोलो कि ओ बहुत ज्यादा डकैती होगी तो भिखारी हो गया। मतलब जुआ खेलने जो आदमी जाता है 10 लाख रुपए लेके, वो भिखारी हो जाता है। सब पैसे हारने के बाद उसको जो जुए का अड्डा चलाता है वो उसको घर जाने के टैक्सी के पैसे देते 1000 रुपए। तो वो बोलता है कि यार इस दुनिया में आज भी मानवता है,
बताओ, उस आदमी ने मुझे मुझे पैर पैर जाना पड़ता, उसने मुझे 1,000 रुपए दिए। अरे लेकिन मूर्ख, तेरे पास 10 लाख रुपए थे ना, हम्म, वो 10 लाख तेरे खाले इसी आदमी ने करवाए, हम्म, और वो तुझे 10,000 1,000 रुपए दे रहा है टैक्सी को घर जाने के लिए, तो आप उसको कसीदे पढ़ रहे हैं। नहीं भाई साहब, अगली बार भी आप ही के अड्डे पे आऊंगा खेलने, आपसे जैसा महान आदमी नहीं देखा। बताओ, 4 चाय हो गई, 2 बार सैंडविच मंगाई खेलते खेलते, और दोपहर का खाना हो गया। उसने बोला चलो छोड़ो भाई साहब, खाने वाने के पैसे छोड़ दीजिए और 1,000 रुपये ले जाइए, टैक्सी से जाइएगा, आप इज्जतदार आदमी हैं। कितना ख्याल रखता है मेरा। 10 लाख रुपए ले लिए उससे और 1,000 रुपये दे दिए। यही मोदी जी ने किया। परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा। कहां से बढ़ेगा परचेसिंग पावर? आज बेरोजगारी का आलम ऐसा है आशीष, कि आईटी सेक्टर में भी बेरोजगारी हो रही है, हम्म, ऊपर के लेवल पे। हाँ, अमेरिका के टैक्स नीति के चलते भारत में बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है। अरे आपने जो फ्रिज 25,000 का है, वो 15,000 का कर दिया। या 5,000 रुपए नहीं है खाने को, 15,000 रुपए का फ्रिज लेके क्या करूंगा मैं? तो आपकी इकोनॉमी बैठेगी। रुपए का मूल्य क्या है? आप जो आयात कर रहे हो कितना महंगा आ रहा है। ऐसे कई फैक्टर है इस देश में लागू करने हैं। इसलिए उन्होंने कहा चाइना, चाइना में डिक्टेटरशिप है, वह नहीं है, वह तानाशाही है भाई। वहां पे एक रूल है, एक पार्टी का मतलब तानाशाही है। उन्होंने एक औद्योगिक क्रांति की। आज दुनिया की कोई चीज नहीं है जो, मतलब चीन ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं बनाता, विश्व को बेचता है। चीन कई देशों की मजबूरी है, हमारे देश की मजबूरी है बल्क ड्रग में। हम चाहे चीन के साथ कितना भी स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट करें, चीन पे निर्भर होना ही होता है। उनने वो व्यवस्था की है। क्या हमारे देश ने कोई ऐसी व्यवस्था की कि अपने ऊपर निर्भर कोई रहे? हाँ, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। पूरी सिलिकॉन वैली आज अमेरिका के भारत पे निर्भर है। लेकिन यदि वो लोग कल वापस आ जाते हैं अमेरिका के नए नीति के चलते, तो क्या उनको देने के लिए जगह है हमारे पास? मैं आईटी आपको सेल में थोड़ा है। सा एक मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके उदाहरण देता हूं, क्योंकि कुछ उदाहरण से लोग जल्दी समझते हैं। पाकिस्तान और जब भारत हुआ, बहुत जल्दी संक्षिप्त में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। जब भारत पाकिस्तान अलग अलग, मतलब भारत का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान से कई लोग भारत में आ गए, उद्योगपति भी आ गए। उसमें नंदा परिवार था जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर था। 8 से बसें हुआ करती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पोस्टल सर्विस नंदा को दी थी। वो नंदा पोस्टल सर्विस के नाम से कराची और लाहौर से लखनऊ तक बसें आती थी। वो लोग जो पैसे वो लेके भागा इंडिया, सारी बसें उधर ही रह गई, सब कुछ उधर रह गया। एक परिवार था पुरी, वो फिल्म फाइनेंसर थे। वो अपना बैग उठा के चले आए दिल्ली, उनका पैसा बैंक में था, वो बैंक में पैसा ट्रांसफर हो गया। तो बड़े आदमी हो गए, लेकिन दोनों दोस्त थे। अब नंदा ने धीरे धीरे करते हुए एक उद्योग बनाया, एक्सपोर्ट की स्थापना की, और एक उद्योगपति बन गए। उधर पूरी भी फिल्म से फिर प्रिंटिंग में आ गए, और इंडिया टुडे और आज तक क्या क्या नहीं शुरू किया। पूरी की एक बेटी थी जिसकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी, और वो डॉक्टर लंदन में थे। नंदा लंदन गए और अपने दामाद को कहे कि यार बहुत अच्छा, बुरा लगता है, इतने अच्छे डॉक्टर हो और लंदन वालों की सेवा कर रहे हो, भारत में की सेवा क्यों नहीं देते? तब उन्होंने कहा कि अंकल, आई डोंट माइंड कमिंग टू इंडिया, मुझे कोई इंडिया में आने से परहेज थोड़ी है। मेरी पत्नी भी चाहती है कि मैं इंडिया आऊं, लेकिन भारत में मेरे लिए हॉस्पिटल ही नहीं है। मैं कहां ऑपरेशन करूंगा? मैं जिस कंडीशन में करता हूं, वैसा यदि हॉस्पिटल मुझे मिल जाए तो मैं भारत आने को तैयार हूं। और एचपी नंदा ने एस्कॉट हॉस्पिटल की स्थापना की, और डॉक्टर त्रेहान, मधु त्रेहान के पति, दोनों पति पत्नी भारत आए। कल ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूं, कल यदि मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां से वापस आता है सिलिकॉन वैली से, तो मेरे यहां क्या है उनको देने के लिए? कुछ नहीं है। मेरे यहां कावड़ थमा दोगे उसके हाथ में, हम्म, और कुंभ में बुला लोगे, सनातन यही की काम रक्षा दे सकते करना। हैं आप। सनातन की रक्षा करने के लिए उतारोगे? तो आपने अभी तक, मतलब 2014 से लेके 2025 तक मुझे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बताइए क्या हुई? मोबाइल हमारे यहां बनना शुरू हो गए, वो तो रेगुलर प्रोसेस में बनना शुरू हो गए।
लेकिन क्या कोई बड़ी वंदन इंडस्ट्रियल कहते हैं पॉलिसी में आपने फाउंडेशन की, इंडस्ट्रियल वंदन पॉलिसी में मैंने क्या बोला, क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपने कोई बदलाव लाया, कोई ऐसा बदलाव लाया कि जिससे बहुत सारे उद्योग हमारे देश में आए? आपने क्या किया? एलन मस्क की गाड़ी, हमारे देश में गाड़ियों की कमी है क्या? हमारा अकेला टाटा और महिंद्रा सबको धो देता है, लेकिन आपने एलन मस्क की गाड़ी 0% पे ले आए। मेरे टाटा और महिंद्रा को रास्ते पे कर लोगे, पाकिस्तान का मतलब अमेरिका का कपास भारत में लाओगे, मेरे किसानों को बेरोजगार कर दोगे, सोयाबीन तेल वहां से लाओगे, मेरे यहाँ का किसान बेरोजगार हो जाएगा। आपने किया क्या? मनमोहन सिंह ने ओपन स्काई पॉलिसी कर दी। मनमोहन सिंह जी ने पूरा एरोप्लेन मतलब एविएशन सेक्टर में क्रांति ला दी। आपने भी क्रांति लाने की बात कही कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की बेतुक मतलब तुकबंदी तो बहुत बढ़िया करी उन्होंने। हवाई चप्पल वाला अरे हवाई चप्पल वाला नहीं, 8,000 रुपए के जूते पहनने वाला भी टिकट निकालने के पहले 3 बार सोचता है। मैं अभी मुंबई से आ रहा था दिल्ली, मैं पूरा टाइम सोचता रहा कि कैसा जाऊं, राजधानी का टिकट मिलेगा नहीं और प्लेन का टिकट 18,000 रुपए हो गया था। पता नहीं दोपहर का 3 बजे का टिकट 4,000 रुपए का मिला। मैंने बोला भाई गजब, ये धन्यवाद देता हूं मैं उस प्लेन से आ गया। और एयरपोर्ट पे आने के बाद मुझे पता पड़ा कि लोग 3 बजे के प्लेन में क्यों नहीं आते। आशीष जी मैं 3 बजे पहुंचा, 5 बजे मैं एयरपोर्ट पे उतरा। 5 बजे एयरपोर्ट मतलब 5:15 बजे मैं एयरपोर्ट से चला, क्योंकि मेरा लगेज तो हाथ में रहता है। 5:15 मैं एयरपोर्ट से चला, 7:30 ऑफिस पहुंचा। मुंबई से दिल्ली आने में जितना टाइम लगा उससे ज्यादा टाइम मुझे एयरपोर्ट से अपने ऑफिस नोएडा में आने लगा, 2.5 घंटा। 2.5 नहीं और लग गया था, हम तो और ज्यादा 8 बज गया था, 7:30 बजे तक तो मैं भी कास्ट करता, 8 बज गया था। आप मुझे बताइए, जहां मुझे 3 घंटे लगे हो और मैं 2 घंटे में 1 घंटा 40 मिनट का फ्लाइट और बाहर निकलने में जो टाइम 2 घंटे में मैं मुंबई से पहुंचा, लेकिन दिल्ली से। इसलिए वो लोग, और तब मेरा ड्राइवर कह रहा था कि साहब सुबह आया करो या रात को आया करो, देखिए 3 ट्रिप का डीजल एक ही बार जल रहा है। और टाइम देखिए आप कितना लग गया। कैसा होगा ये? कौन सा एविएशन पॉलिसी आपने बनाई? और बाकी 18,000 रुपए की टिकट कौन आएगा? कौन हवाई चप्पल वाला माई का लाल 18,000 रुपए का टिकट लेगा? मुझे बताइए आप। तुकबंदी करके साहब तो चले गए, साहब तो बड़े प्लेन में चलते हैं हजारों करोड़ के, उनको क्या मालूम आम आदमी कैसा जीता है। सब दूर एयरपोर्ट खोल दिए, हिंडन में भी जाओ। अब हिंडन से मुझे नांदेड़ जाना था, हिंडन से गया मैं, अरे बाप रे बाप, समझ में नहीं आया वो एयरपोर्ट है कि बस स्टैंड है। तो कुल मिलाकर आप हवाबाजी करते हैं। जहां निवेशक आएगा, निवेशक आने के पहले, अपना पैसा लगाने के पहले, आशीष आप एक प्लॉट भी खरीदने और रहने के लिए तो 10 बार चेक करते हो कि उस एरिया कैसा है, रोड कैसे है, अप्रोचेबल है कि नहीं, मेट्रो नजदीक है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, ये सारी बातें देखते हो आप। उसके बाद जाते हो। तो करोड़ों रुपए हमारे देश में हमने क्या दिया? कुंभ में मरने वालों का आंकड़ा, कोविड में हमारे यहाँ नदियों में लाशें तैरती है, 24/7 राजनीति होती है, बार बार पे हिंदू मुसलमान होने, हर त्योहार यहाँ पे टेंशन में गुजरता है। डू वी हैव एन एटमॉस्फियर फॉर इन्वेस्टमेंट? इसीलिए उन्हें कहा, सिंगापुर देखिए कितना छोटा देश है। सिंगापुर में जाके देखिए आशीष जी, सिंगापुर चीनी और तमिलियन का प्रदेश है। सिंगापुर में दूसरी भाषा तमिल है। चीन की चाइनीज के बाद यदि कोई लोग वहां पे है सबसे बड़ा, तो वहां पे राष्ट्राध्यक्ष वहां तमिलियन होते हैं। लेकिन तमिल, चीनी, अलग अलग, कुछ फिलीपींस, कुछ पाकिस्तानी, इन सबके होते हुए वहां दंगे नहीं हुए। तो वहाँ कांवड़ यात्रा थोड़ी हो रही है, उस काम में अपने लगे, हाँ, संपन्न वहां बना पे रहे हैं देश वहां को। मंदिर है आशीष जी, वहां मंदिर है। मैं एक नाग पंचमी में सिंगापुर में था, मैं बता रहा हूँ, मेरा किस्सा बता रहा हूँ। तो भैया शेष नाग हमारी कुल दैवत है, तो हमको लगा कि भाई घर से फोन आया कि भाई वो आज तो मंदिर जाना ही। तो मैं जहाँ रह रहा था सिरंगुन रोड पे, वही मंदिर था पास में। मैं मंदिर में गया तो वहां बहुत सारे भगवान थे, तो शेषनाथ जी की भी थी एक कॉर्नर में।
वहां गया मैं, वो भाई वहां दूध तो खुला मिलता नहीं है। हम वो डेयरी वाला दूध लेके गए, पाउच वाला लेके गए, तो पुजारी ने देखा कि ये इंडियन है, पागल, अभी ये दूध डाल देगा उस पे। उन्होंने कहा नो 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 नो, कीप इट देयर, कीप इट देयर, नो 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 नो। बोला ये दूध बाहर बहेगा तो चालान हो जाएगा मंदिर का। क्लीनलीनेस है, वी आर इन सिंगापुर। तुम्हारी आस्था है, दूध के पैकेट रख दो, पहुंच गया भगवान को, जाओ, वो गरीबों में चला जाएगा या किसी दूसरे अच्छे काम के लिए चला जाएगा। डोंट डू दैट। हमारे यहाँ हम गणपति को दूध पिलाने चला गए भैया, पूरा देश, पूरा देश नालियों में दूध बह रहा है, पूरा बह रहा है पूरा। आप बताइए मुझे, सिंगापुर में ईद भी बनती है, सिंगापुर में दिवाली भी बनती है, रक्षाबंधन भी बनता है। मेरी एक कजिन सिंगापुर में रहती थी, तो एक रक्षाबंधन को मैं था, तो मैं रक्षाबंधन में भी गया हूँ वहां पे उसके घर। लेकिन कभी कोई अवडंबर नहीं, कभी दंगे नहीं, कुछ नहीं। आप मनाइए, सारे मनाइए, ईद भी मनाइए, गणपति भी मनाइए। बताइए मुझे। और आपके यहाँ आप जानबूझकर दूसरे धर्म को छेड़ो, ऐसा काम करते हो तो क्यों आएगा इन्वेस्टमेंट? सीधी बात है। और ये सारी चीजें जब आप देते हो, आप वर्कर्स के लिए क्या व्यवस्था करते हो? आज कोविड के बाद जो वर्कर गांव गया वो वापस नहीं आया कई जगह आशीष। कई कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन लिमिटेड में कर दिया। एक बहुत बड़ी सर्वे रिपोर्ट छपी थी इकोनॉमिक्स टाइम पे, उसमें एक स्टोरी भी की थी हमने। लेकिन क्या है, इकोनॉमिक्स और आंकड़े वाली स्टोरी कम ही चलती है आजकल। लोगों को ये सेंसेशन ज्यादा चाहिए। मस्जिद में गुलाल फेंका और वो 4 लोग मर गए, उसमें लोग देखने में ज्यादा पसंद करते हैं। तो राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं कहा आशीष। राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा कि ब्राजील जैसा देश तरक्की कर रहा है। आप टर्की का नाम लिया, अभी देखो कुछ लोग ना उसी क्लिप को लेके उल्टा घुमाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको आने वाले समय में कि राहुल टर्की से गांधी क्या दुश्मनों की बढ़ोतरी कर रही है। ये राम को ये भूल जाते हैं, उस टाइम पे ये राम को भूल जाते हैं कि रावण का वध करने के बाद यही प्रभु रामचंद्र ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि इस पृथ्वी तल से, पृथ्वी का सबसे ज्ञाता आदमी, सबसे ज्ञानी इंसान आज स्वर्गवास हो रहा है। जब तक जीवित है उसके पैरों पे पास बैठ के ज्ञान के पाठ लो। अपने दुश्मन को भी ज्ञानी कह के, अपने सगे भाई को उसके चरणों में बिठा के ज्ञान की प्राप्ति करने का आदेश देना, ये राम ही कर सकते हैं। ये राम तथाकथित इनके आराध्य कब से हो गए? इनके आराध्य तो रावण भी नहीं हो सकते। ये कुपड़ों के आराध्य रावण भी नहीं हो सकते। ये टर्की क्या बात करेंगे? टर्की की हालांकि ये सब झूठे हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन हम तो फोटो ये लेके दिखा कहेंगे कल, देंगे। देखिए उन्होंने कहा कि चाइना इज डूइंग वेल, टर्की इज डूइंग वेल। दुश्मनों की बढ़ोतरी कर रहा है, वहां दुश्मनों को बड़ा बोल रहा है। ये टर्की का फाइनेंस आ रहा है। राहुल गांधी को कौन विदेश जाने के लिए पैसा दे रहा है? चीन का पैसा आ रहा है, टर्की का पैसा आ रहा है। देखो टर्की को अच्छा बोला, ये कुपड़ है ये। अभी 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 यही भक्त है। उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। यही भक्त अभी चीन जब मोदी जी गए थे तो यही भक्त कह रहे थे अब चीन और भारत मिलकर के अमेरिका को सबक सिखा देंगे। अरे पहले तो अपना तय कर लो एक बार कि कौन ताऊ तुम्हारा है। सवेरे ताऊ होता है, कौन पड़े अपना ताऊ फिक्स कर लो। ताऊ को जैसे टोपी ट्रांसफर होता है वैसे तुम लोग ताऊ ट्रांसफर कर। उसके बाद हमारे पास तो वो क्लिप भी है भाऊ, भक्तों को मैं अभी से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेता दूं। वो क्लिप भी है। एर्दोगन एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के साथ बातचीत कर रहा है, जो टर्की का राष्ट्राध्यक्ष खलीफा एर्दोगन। मोदी जी खड़े हैं और ये पूरा क्लिप है, आपने देखा होगा। मोदी जी खड़े हैं, बार बार गर्दन घुमा के देख रहे हैं ऐसे ऐसे कि कहीं हमारी तरफ भी देख ले। जैसे वो गाना एक भोजपुरी में है, तनी देखा ना बलमुआ हमार ओरिया, कि मतलब तनी हमारे तरफ देख लो भाई। आखिरकार जैसे ही निगाह मिली, एर्दोगन अपनी जगह खड़ा, ये तुरंत जो है मोदी जी हमारे तुरंत लपक के गए और हाथ पकड़ लिए। ये क्लिप है। अरे पहले तुम अपने अपने वाले को संभालो भाई, जिसके जिम्मा है। जाके एर्दोगन तुरंत पकड़ के लटक गए। कहोगे एर्दोगन अरे उन्होंने साउथ अफ्रीका का नाम लिया। ये सब फ्रॉड है। उन्होंने साउथ अफ्रीका का नाम लिया, उन्होंने ब्राजील का नाम लिया। दे आर ग्रोइंग इकोनॉमी। व्हाई दे आर ग्रोइंग? हमें स्टडी करना चाहिए वो क्यों ग्रो कर रहे हैं, हम क्यों, हमारी ग्रोथ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत भी बढ़ेगा, लेकिन फिर अपने को ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेगी। मनमोहन सिंह अपॉर्चुनिटी जी भारत ने के पास है, उन्होंने कहा कि अपॉर्चुनिटी भारत के पास बड़ी है, सबसे बड़ी।
आशीष जी, अपॉर्चुनिटी पड़ी रहती है। सोना हाँ। जमीन के अंदर गड़ा है और हीरा यदि कोयले के खदान में पड़ा है तो वो कोयला है। हाँ। जब तक तराशा नहीं जाता उसकी कीमत नहीं होती। सोना जब बाहर निकल के निखर के नहीं आता, तपता नहीं है, तब तक सोना नहीं कहलाता। मात्र आप बैठे रहो कि मेरे मेरे बाप दादाओं की ने यहाँ गाड़ के रखा है भाई खजाना, बस हम बहुत बड़े, हमको अभी तो उधार दो, तुम करोड़पति है, हम खजाना गाड़ हुआ है। अरे खजाना निकाल तो पता पड़े। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास यूथ है, लेकिन उसके हाथ हाँ, में कावड़ थमा रहे हो आप, नॉन प्रोडक्टिव। हाँ। उसके हाथ में त्रिशूल थमा रहे हो आप, नॉन प्रोडक्टिव। वही जिसके तो हाथ में प्रोडक्टिव है। पेचकस थमाना है, जिसके हाथ में पाना थमाना है, जिसके हाथ में काम थमाना है, वही प्रोडक्टिव है, सत्ता तो उसी से मिल रही है। इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्ट कौन सा तैयार चाहिए? कुर्सी चाहिए। जरा रीजनल बैलेंस पर, क्षेत्रीय संतुलन पर जरा 1 मिनट बस, क्योंकि वक्त हो गया, लेकिन वो छूट गया हाँ। देखिए रीजनल कि बैलेंस पे उन्होंने बहुत सही कहा कि आपको सबसे पहले देखिए होता क्या है आशीष जी, सबसे पहले एक घर में, आज आप अपने घर में हैं, आपके घर में ही आपको यदि पूर्ण रूप से लीडर नहीं माना जाएगा, पत्नी भी आपको धुतकारेगी, बेटा भी धुतकारेगा, छोटा भाई भी धुतकारेगा, उसकी पत्नी भी धुतकारेगी, तो आप बाहर जाके मोहल्ले के नेता नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको अपने घर में नेता बनना होगा। सबसे पहले आपको आपके क्षेत्र में एक बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी। और भारत एक बड़ा देश है जो लोकतांत्रिक है। चाइना हमसे बड़ा हो सकता है क्षेत्रफल में, लोक संख्या में, सभी चीजों में, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है। तो जो आजू बाजू के 2 देश थे हमारे जहां लोकतंत्र था, वो हमको बड़े आशा से देखते थे। क्या लंका को हम साध पाए? नहीं। क्या म्यांमार को साध पाए? नहीं। क्या भूटान को साध पाए? नहीं। क्या वियतनाम को साध पाए? नहीं। क्या हम बांग्लादेश को साध पाए? नहीं। हम कौन है हमारा दोस्त? ये सभी हमारे दुश्मन हो गए। एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो भी गाली देता है हमको गिन गिन के। हम सभी दूर फेल है, क्योंकि हम लंका में जाते हैं तो लंका का भला करने नहीं जाते, अडानी को धंधा दिलवाने जाते हैं। हम बांग्लादेश से बात करते हैं तो वहां अडानी का पावर प्रोजेक्ट बेचने जाते हैं। यही करते हैं ना। पाकिस्तान से तो हमारी दुश्मनी है, छोड़ दीजिए, वहां तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रशिया से क्या हुआ? एक रशिया मजबूत स्तंभ था, और जब तक रशिया था तब तक चाइना भी अपने औकात में था। अब आपने क्या किया? आज हमारी जगह पाकिस्तान ने ले ली। पाकिस्तान रशिया का भी दोस्त है, चाइना का भी दोस्त है, टर्की का भी दोस्त है, नेपाल का भी दोस्त है, अमेरिका का लंका भी। का भी दोस्त है, अमेरिका का भी दोस्त है। तो हम अपने यहीं पे नहीं है। और मैं तो कहता हूं पहले मोदी जी पहले अपने देश में स्थापित हो जाइए। ठीक, इंदिरा गांधी के विरोध सब करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी सर्वमान्य नेता थी। जवाहरलाल नेहरू का विरोध सब करते थे। ऐसा नहीं कि जवाहरलाल नेहरू के समय विरोध नहीं होता था, लोकसभा में विरोधी पक्ष भी थे, लेकिन वो स्टेट्समैन करके हमेशा उनकी इज्जत होती थी। अटल जी का विरोध हुआ, खुल के विरोध हुआ, लेकिन अटल जी के नेतृत्व पे किसी ने शंका नहीं उठाई। आपके नेतृत्व पे शंका उठाई है क्योंकि आप वोट चोर हैं, आप वोट चोरी से सत्ता में आते हैं, आप लोकतंत्र के दरवाजे से नहीं आते। अटल जी के जैसे आइए, अटल जी के जैसे रहिए, अटल जी से जैसे आप इज्जत पाएंगे। अटल जी का एक गुण आप में नहीं है, और आप चाहते हो कि आप विश्व गुरु हो जाओ। पहले अपने पार्टी में गुरु बनो, ये तय कर लो कि आपको संघ चाहिए कि नहीं चाहिए, कंफ्यूजन मत रखो। पहले अपने पार्टी में तय करो कि अमित शाह जी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना कि नहीं बनाना। जो आदमी अपने पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं तय कर पा रहा इतने 3 साल से, अपने पार्टी में ही कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं, वो इस राष्ट्र पे अपना नेतृत्व थोपाए हुए हैं। अब वो रीजन में भी नेतृत्व थोपना चाहते और विश्व में भी थोप के विश्व गुरु बनना चाहते, तो भैया ये स्वयंभू है। 4 आप चुचैये रख लो और वो कहते रहेंगे आप विश्व गुरु है, आप विश्व गुरु है, आप विश्व गुरु है। आप उसी में खुशी मनाते रहो, पौंडरिक जैसे। आप ही श्री कृष्ण भगवान हो, आप ही श्री कृष्ण भगवान हो। 4 मूर्ख मिल जाते कहने वाले तो हो लगने लगता है उसको, हो गया वो। तो पहले वो चलिए खैर। उन्होंने सही कहा कि पहले आप रीजन में आप अपने आप को एस्टेब्लिश करो, हाँ, ग्लोबल पावर रीजन में बनने एस्टेब्लिश के लिए करो, इंटरनेशनल फिर पावर बनना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आप बाकी जगह जाओ। और ग्लोबल पावर बनने के लिए भारत के पास एक ही मास्टर चाबी थी,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष की जो नेतृत्व भारत के पास था वो विश्व का सबसे बड़ा था यूनाइटेड नेशंस के बाद। इतना बड़ा आपके पास कुनबा था। आप अमेरिका में की गोद में बैठ के उस कुनबे को भी आपने खत्म कर दिया और आपने मुख्यतः भारत की अस्मिता को खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी आके टपरी मार के जाता है। अभी मंदिर का घंटा हो गया भारत, आओ और बजाओ। चलिए खैर, राहुल गांधी को तलाश रहे थे पॉमेरियंस, तो हमने कहा चलिए हम तलाश करके दिखा भी देते हैं, सुना भी देते हैं। राहुल गांधी ने बिना झप्पी पाए, बिना गले पड़े, बिना खी किए हुए और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना ये टेलीप्रॉम्प्टर प्रोग्राम ये मैं इन आपको लोगों और धन्यवाद भी को, देता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम किया आशीष जी। उसका एक और कारण है कि राहुल जी हाँ जितना भी बोले अंग्रेजी में बोले, उसको हाँ सीधी भाषा में अंधभक्तों को बताना जरूरी था। हमारे हाँ व्यूअर तो बाकायदा अंग्रेजी समझते हैं और वो अंग्रेजी समझते तो कई बार आपके और मेरे भी कमेंट करते कि अरे आप गलत पढ़ गए थे वो पर्टिकुलर वाला। हमारे तो श्रोतागण बड़े प्रबुद्ध है, लेकिन जो एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डिग्री लेके बैठे अंधे भक्त, उनके लिए ये भाषा समझना जरूरी था कि राहुल गांधी ने बोला क्या, ताकि फिर अगली बार आप सोच समझ के कमेंट करना, नहीं तो ₹1.5 के चक्कर में अपनी हंसी मत करवा लेना। चलिए खैर, जो काम मोदी और जयशंकर को करना चाहिए था वो काम कम से कम राहुल एलओपी के रूप में कर रहे हैं, लेकिन देश ने उनको कहते ना कि उनका बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया, खबरें गायब, कोई चर्चा नहीं होगी देश में कि कोलंबिया में क्या बोल रहे हैं। वहां पे पूरा भरा हुआ हॉल और उनको संबोधित करते हुए उसमें तमाम वो सब स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं। लेकिन चलिए खैर, इजाजत हमें दीजिए, फिर आएंगे आशीष हम। जी, राहुल जी बोलेंगे तो स्कॉलर्स और स्टूडेंट और ये पढ़े लिखे लोग आएंगे, हाँ है ना। जब अनपढ़ बोलता है तो फिर उसके लिए फिर वो सारे वो तो खैर फिर अंधभक्त आ पेड जाते व्यवस्था करनी पड़ती है, फिर तो हैं। व्यवस्था कि आदेश जारी करना पड़ता है कि ताली बजाना, फिर ट्रेनिंग चलती है, ताली ऐसे बजाना हाँ, है, मोदी ताली मोदी बजाना है, फिर बाकायदे ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता है। तो फिर हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे। कुछ एसआईआर में कुछ पड़ताल सामने आई है, क्योंकि जब एसआईआर फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हुई उसके बाद उसको समझना, उसमें से कुछ चीजों को निकालना, ये बड़ा टफ काम था। लेकिन कुछ चीजें आई हैं, उनको हम आपके सामने लाएंगे, एक एक हिस्से खोलेंगे, हम और भाव दोनों आएंगे। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।